A very good morning students, last class में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंटायर स्ट्रक्चर विद ऑल द ग्लैंड्स, द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया है एंड आई एम होपिंग कि आप भी वो पढ़कर आए हैं. Now in today's class let's see the various follicles which are present in the ovary. अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स, जब हमने ओवरी स्टार्टिंग में पढ़ी थी तो हमने उस क्लास में पढ़ा था कि ओवरी के चारों तरफ जर्मिनल एपिथेलियम होती है और ओवरी एक सॉलिड स्ट्रक्चर है जिसके इंटरनल पूरे पार्ट को स्ट्रोमा कहते हैं. स्ट्रोमा को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था. सेंट्रल पार्ट जिसे हम मेड्यूला कहते हैं, जो कि जिसमें ब्लड वेसल्स, नर्व्स वो सब रहती हैं, और पेरीफेरी का कॉर्टेक्स पार्ट जिसमें हमने लिखा था कि इसमें वेरियस स्टेजेस ऑफ फॉलिकल्स प्रेजेंट होती हैं. अब इसका क्या मतलब है, क्या स्टेजेस ऑफ फॉलिकल्स हैं, आज की क्लास में हम पहले उसको समझने की कोशिश करेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, स्पर्म का जो फॉर्मेशन है वो प्यूबर्टी से शुरू होता है. ये हमने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, स्पर्मेटोजेनेसिस के अंडर. बट फीमेल्स में ऐसा नहीं होता. फीमेल में जो एग का फॉर्मेशन है या ओवम का फॉर्मेशन है वो एम्ब्रियोनिक लाइफ में यानी बिफोर बर्थ ही स्टार्ट हो जाता है. यानी ऊगोनिया, जैसे वहाँ स्पर्मेटोगोनिया थी उससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना था, यहाँ पर ऊगोनिया से प्राइमरी ऊसाइट बनेगा. वो सब बनकर ऑलरेडी रख जाते हैं बिफोर बर्थ. बर्थ के बाद कोई नई ऊगोनिया फॉर्म नहीं होती, नहीं बनती. इसीलिए फीमेल्स एक फिक्स स्टॉक के साथ पैदा होते हैं प्राइमरी oocytes के, जो जब से मीनार्की शुरू होती है, प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, वो डेवलप होता जाता है, वो उनका नंबर और फॉल होता जाता है और फाइनली 50 ईयर्स के आसपास जब मीनोपॉज यानी जब ये स्टॉक खत्म हो जाता है उसके बाद में लेडी ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती यानी फर्टाइल नहीं रहती. जबकि मेल्स में ऐसा नहीं था. मेल्स में स्पर्म का फॉर्मेशन प्यूबर्टी से शुरू हुआ था एंड लाइफ लॉन्ग चलता है. नाउ ये जो ओवम, ये जो एग, अभी हम इसे ओवम नहीं कह सकते एक्चुअली, ओवम लास्ट स्टेज होती है तब कहते हैं फीमेल गैमीट को. बट जो ये प्राइमरी oocyte फॉर्म हो रहा है इसे प्रोटेक्शन चाहिए, या आगे जो ये सेकेंडरी oocyte बनाएगा या ओवम बनाएगा इसे प्रोटेक्शन चाहिए. तो इसके चारों तरफ कई सारे सेल्स इसको प्रोटेक्शन देते हैं. प्लस क्योंकि ये बर्थ के पहले फॉर्म हो रहे हैं और प्यूबर्टी में जाकर एक्टिवेट होंगे तो उस दौरान इनको इस एग को अपने आप को जिंदा रखना पड़ेगा, तो इसको न्यूट्रिशन की भी ज़रूरत है. और ये तो एक जर्म सेल है, ये खुद न्यूट्रिशन नहीं ले सकता, तो आसपास के सेल्स इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. तो वो एग जो भी स्टेज में है, प्राइमरी सेकेंडरी oocyte प्लस उसके चारों तरफ जो कुछ भी प्रेजेंट है उसे टोटल मिलाकर फॉलिकल कहते हैं. और ये अलग अलग स्टेजेस में होता है. आइए समझते हैं कैसे. सो लेट्स स्टार्ट विथ वेरियस स्टेजेस ऑफ फॉलिकल डेवलपमेंट इनसाइड ओवरी. और ओवरी में फॉलिकल्स किस पार्ट में मिलते हैं हमने पढ़ा है लास्ट क्लास में, कॉर्टेक्स पार्ट में. सो दे आर प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स ऑफ स्ट्रोमा. दे आर फाउंड इन कॉर्टेक्स ऑफ स्ट्रोमा. द वेरियस स्टेजेस. नाउ बिफोर बर्थ, जब सबसे पहले फर्स्ट स्टेज, जब सबसे पहली बार ऊगोनिया से, अभी हम पढ़ेंगे जो मेन ओवम मदर सेल्स है उनसे जब ऊगोनिया प्रोड्यूस होता है और ऊगोनिया से प्राइमरी oocyte फॉर्म होता है, तो वो जो प्राइमरी oocyte है, जो भी प्राइमरी oocyte है स्टूडेंट्स, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये एक oocyte बना, ये इसका न्यूक्लियस है. इसे प्रोटेक्शन देने के लिए ओवरी में ही कॉर्टेक्स, ये तो कहाँ से बन रहे हैं, जो चारों तरफ की जर्मिनल एपिथेलियम थी वहां से ऊगोनिया अंदर आ गए स्ट्रोमा कॉर्टेक्स की तरफ. अब कॉर्टेक्स के ही जो और सेल्स हैं वहीं के कुछ सेल्स, यानी वो कौन से सेल्स हैं, स्ट्रोमा के सेल्स हैं, कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स हैं, यानी नॉर्मल बॉडी सेल्स हैं, जर्म सेल्स नहीं है, नॉर्मल सेल्स हैं, स्ट्रोमल सेल्स हैं. ये इसके चारों तरफ एक सिंगल लाइनिंग बना लेते हैं फ्लैट सेल्स की. यही स्ट्रोमल सेल्स ऐसे फ्लैट होकर इसके चारों तरफ एक लाइनिंग बना लेते हैं इसे प्रोटेक्शन देने के लिए, लाइक दिस. ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं स्टूडेंट्स प्राइमोर्डियल
फॉलिकल। सो प्राइमोडियल फॉलिकल में क्या क्या है इसके अंदर? इसके अंदर एक तो है प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte क्या होगा? प्राइमरी oocyte हम पढ़ेंगे। सराउंडेड बाय वन लेयर ऑफ स्क्वैमस स्ट्रोमल सेल्स। ये भी स्ट्रोमा के ही सेल्स हैं, कॉर्टेक्स के नॉर्मल सेल्स हैं। ये जर्मिनल एपिथेलियम से नहीं बने। जर्मिनल एपिथेलियम से तो ऊगोनिया और ऊगोनिया से oocyte बना है। सो सराउंडेड बाय सिंगल लेयर ऑफ स्क्वैमस सेल्स। और ये कैसे सेल्स हैं? स्ट्रोमल सेल्स हैं, स्ट्रोमा से। ऑलराइट, सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज द प्राइमरी oocyte और ये है स्क्वैमस स्ट्रोमल सेल्स की सिंगल लेयर। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम प्राइमोडियल फॉलिकल बोलते हैं। सबसे पहले ये बनते हैं। फिर बर्थ के पहले ही ये जो प्राइमोडियल फॉलिकल्स होते हैं, इनको धीरे धीरे अब ये ग्रो करेंगे। जब ये ग्रो करेगा प्राइमरी oocyte, तो इसके जो फ्लैट सेल्स हैं वो क्यूबॉइडल हो जाएंगे। अभी भी सिंगल लेयर है बट वो क्यूबॉइडल हो गए। और ये स्ट्रोमल सेल्स क्या कर रहे हैं? इस oocyte को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। तब हम उसे कहने लगते हैं प्राइमरी फॉलिकल। तो प्राइमोडियल फॉलिकल से क्या बना? प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल में क्या होगा? देयर विल बी अ प्राइमरी oocyte। अगेन अभी भी वो प्राइमरी oocyte की स्टेज में ही है। सराउंडेड बाय, अभी भी सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल स्ट्रोमल सेल्स। यही सेल्स क्यूबॉइडल हो गए, थोड़े से और बड़े हो गए। पहले फ्लैट थे, अब क्यूब लाइक हो गए ताकि इसको और न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके। सो नाउ क्यूबॉइडल। यहां थे स्क्वैमस, अभी भी सिंगल लेयर है, यहां भी अभी भी सिंगल लेयर है। अंदर प्राइमरी oocyte है, यहां भी प्राइमरी oocyte है। सो दोनों में ही प्राइमरी oocyte है, चारों तरफ सिंगल लेयर है स्ट्रोमल सेल्स की, बट इसमें स्क्वैमस थे, यहां पर ये क्यूबॉइडल हो गए। डायग्राम कैसे बना सकते हैं? ये थोड़ा सा और बड़ा हो गया और इसके चारों तरफ के जो सेल्स हैं वो अब क्यूब लाइक हो गए, लाइक दिस। सो दिस इज अ प्राइमरी फॉलिकल। यही फॉलिकल्स बर्थ के टाइम प्रेजेंट रहते हैं। ऑलराइट, नाउ ये हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। प्राइमरी फॉलिकल्स, लेट अस राइट, दे आर प्रेजेंट एट बर्थ। और बर्थ पर अबाउट 2 to 4 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं हर ओवरी के अंदर। सो एट बर्थ इनका नंबर रहता है 2 to 4 मिलियन पर ओवरी। हर ओवरी में 2 to 4 मिलियन ये प्रेजेंट रहते हैं। नाउ ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं, अब ये प्यूबर्टी तक प्राइमरी फॉलिकल की स्टेज में ही रहते हैं, यानी बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक 13-14 ईयर्स की एज तक इसी स्टेज में रहते हैं। बट ये बढ़ते जाते हैं, ग्रो करते जाते हैं। जब ये ग्रो करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये न्यूट्रिशन लेने की कोशिश करेंगे। तो इसमें से केवल प्यूबर्टी तक आते आते 60 to 80,000 ही जिंदा बचते हैं, बाकी सब रिग्रेस हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। सो एट प्यूबर्टी यानी 13-14 की एज तक कितने बचते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स? 60,000 to 80,000 पर ओवरी ही रह जाते हैं। और बाकी जो हैं रेस्ट ऑल रिग्रेस, खत्म हो जाते हैं या डीजेनरेट हो जाते हैं। डीजेनरेट, दे डीजेनरेट। क्यों? क्योंकि इन्हें बराबर न्यूट्रिशन नहीं मिला। और इसे कहते हैं, दिस इज नोन एज फॉलिक्यूलर एट्रेजिया, क्योंकि फॉलिकल्स क्या हो गए?
एट्रेजिया हो गए, एट्रेजिक हो गए, यानी रिग्रेस हो गए, मर गए, खत्म हो गए। सो दीज टू आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि बर्थ पर कितने प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं, 2 to 4 मिलियन, बट प्यूबर्टी तक आते आते कितने रह जाते हैं, 60 to 80,000। कई बुक्स में 40 to 60,000 होता है। आपके जब क्वेश्चन आएगा तो एक ही पूछेंगे। नाउ ये जो फॉलिकल्स बनने शुरू हो गए हैं, ये प्री बर्थ, बर्थ के पहले ही बन के रख जाते हैं। कितने बन के रखते हैं, जब ये शुरुआत में फीटल लाइफ में प्रोड्यूस हुए थे, लेट अस राइट दैट दे आर फॉर्म्ड इन, ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं दे आर फॉर्म्ड इन फीटल लाइफ बिफोर बर्थ, बिफोर बर्थ। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर फॉर्म्ड इन फीटल लाइफ बिफोर बर्थ। हम इसे दोबारा लिख लेते हैं, लेट्स सी हियर that primary follicles are formed in fetal life before birth, before birth. Actually students 18 to 22 weeks of pregnancy यानी अराउंड 4.5-5 मंथ की जब प्रेगनेंसी होती है तब तक मैक्सिमम प्राइमरी फॉलिकल्स बन जाते हैं। सो वी कैन राइट दैट मैक्सिमम फॉर्म्ड by 22 weeks of pregnancy, और प्रेगनेंसी को जेस्टेशन भी कहते हैं। तो 22 वीक्स तक मैक्सिमम बन जाते हैं। अब हम हमेशा ऐसा फिक्स नहीं कह सकते हैं, तो 18 to 20 वीक्स के बीच में ये बन जाते हैं मैक्सिमम। कितने बन जाते हैं मैक्सिमम, 7 मिलियन अराउंड, अप्रॉक्सीमेटली 7 मिलियन पर ओवरी। यानी अगर आप ध्यान से समझें तो सबसे पहले प्राइमोडियल फॉलिकल बना, उससे प्राइमरी फॉलिकल बना, ये सब शुरुआत हो गई है प्रेगनेंसी में ही। बाय 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी मैक्सिमम 7 मिलियन पर ओवरी फॉर्म हो गए, पर बर्थ तक आते आते भी सिर्फ 2 से 4 मिलियन ही बचे, बाकी सब रिग्रेस हो गए, उन्हें न्यूट्रिशन नहीं ले पाए, सर्वाइव नहीं कर पाए। फिर बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक और रिग्रेस हो गए, तो केवल 60 to 80,000 पर ओवरी बचे आफ्टर, मतलब टिल द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। नाउ प्यूबर्टी की एज पे जब ये प्राइमरी फॉलिकल पहुंचता है, यानी प्यूबर्टी के टाइम या क्वेश्चन आए बर्थ के टाइम, कौन सा फॉलिकल दिखेगा ओवरी के अंदर, हमें मिलेगा हमें प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमोडियल फॉलिकल को क्या हम देख सकते हैं प्यूबर्टी पर, नहीं, वो तो बिफोर बर्थ ही है, वही कन्वर्ट हुआ है प्राइमरी फॉलिकल में। अब ये प्राइमरी फॉलिकल प्यूबर्टी तक प्रेजेंट रहते हैं खूब सारे, 60 to 80,000 इन वन ओवरी। नाउ व्हाट हैपेंस, जैसे ही प्यूबर्टी शुरू होती है वैसे ही हार्मोनल चेंजेस आते हैं बॉडी में। GnRH हाइपोथैलेमस रिलीज करता है, जो FSH LH को रिलीज करवाता है ओवरीज एंटीरियर पिट्यूटरी से, जो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज करवाते हैं। जैसे ही FSH बढ़ता है, ये FSH इस फॉलिकल की ग्रोथ करता है। सो नाउ द नेक्स्ट फॉलिकल विल बी फॉर्म्ड, दैट इज सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल से बनेगा सेकेंडरी फॉलिकल। अब एक्चुअली हर महीने प्यूबर्टी के बाद, जब से पीरियड्स आना शुरू हुए, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई, मीनार्की की एज, उसके बाद एवरी मंथ कई सारे प्राइमरी फॉलिकल्स बढ़ेंगे टू बिकम सेकेंडरी फॉलिकल, बट उनमें से सिर्फ एक फाइनली मैच्योर फॉलिकल बनाएगा जो कि रिलीज करेगा एग को। तो बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होते हैं। क्या होता है सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर, समझिएगा। इसके अंदर भी स्टूडेंट्स अभी भी प्राइमरी oocyte ही है, पर वो काफी बड़ा हो गया है। नंबर 1 पॉइंट, प्राइमरी ही है लेकिन अभी। नाउ इसके चारों तरफ अब जो फॉलिकुलर सेल थे, जिन्हें स्ट्रोमल सेल्स थे, आइए यहां पर हम लिख लेते हैं, इन्हें स्ट्रोमल सेल्स या आप फॉलिक्यूलर सेल्स भी कह सकते हो, फॉलिक्यूलर सेल्स, क्योंकि ये फॉलिकल फॉर्म कर रहे हैं। अब ये जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं ये बहुत सारे नंबर में हो जाते हैं, तो हम कैसे बना सकते हैं, इसकी खूब सारी लेयर्स हो जाएंगी लाइक दिस, बहुत सारी लेयर्स हैं। प्राइमरी फॉलिकल में सिंगल लेयर थी, सेकेंडरी फॉलिकल में मल्टीपल लेयर्स बन गई।
अब इन्हें फॉलिक्यूलर सेल्स तो बोलेंगे ही, साथ में इन्हें ग्रैन्युलोसा सेल्स भी कहने लगते हैं। ऑलराइट, ये सबके न्यूक्लियस होंगे। ये वही स्ट्रोमा के ही सेल्स हैं, नॉर्मल बॉडी सेल्स ही है जो इन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं इस प्राइमरी oocyte को। सो दिस इज अगेन प्राइमरी oocyte। और ये जो सारे हैं, अब ये सारी इतनी सारी लेयर्स, दीज आर नाउ कॉल्ड, या तो आप फॉलिकुलर सेल्स बोलिए या ग्रैन्युलोसा सेल्स। बट अब ये मल्टीपल लेयर्स में हो गया है, ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस आ गया। oocyte अभी भी प्राइमरी ही है। ऑलराइट, सो क्या हुआ सेकेंडरी में? देयर इज अ प्राइमरी oocyte, स्टिल प्राइमरी oocyte, बट इट इज सराउंडेड बाय मल्टीपल लेयर्स। अभी तक सिंगल लेयर थी, मल्टीपल लेयर्स ऑफ ग्रैन्युलोसा। अब हम इन्हें ग्रैन्युलोसा सेल्स भी कहते हैं। ये वही सेम वही फॉलिकुलर सेल्स ही हैं, वही स्ट्रोमा के कॉर्टेक्स वाले एरिया के सेल्स हैं और फॉलिक्यूलर सेल्स। तो अब इंपॉर्टेंट क्या है, वहां तक सिंगल लेयर थी, अब ये मल्टीपल लेयर हो गई है ग्रैन्युलोसा सेल्स की। नाउ इसके अलावा एक चीज और क्या होती है, वह कुछ और स्ट्रोमल सेल्स भी ये जो ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं इनके चारों तरफ एक ऐसी फाइब्रस, ये सब फाइब्रस होगा स्टूडेंट्स क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू है, ये एक ऐसी फाइब्रस सी लेयर बना लेते हैं ग्रैन्युलोसा सेल के चारों तरफ। इस लेयर को थीका कहते हैं। थीका का मतलब ग्रीक लैंग्वेज में कवरिंग होता है, तो एक कवरिंग सी फॉर्म हो जाती है। सो दिस इज थीका लेयर, एक सिंगल लेयर फॉर्म हो जाती है फाइब्रस टिश्यू की। सो वी कैन राइट दैट इट इज सराउंडेड बाय ग्रैन्युलोसा सेल्स विच गेट्स सराउंडेड बाय थीका लेयर। थीका लेयर क्या है, वही स्ट्रोमल सेल्स की ही एक लेयर है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की ही एक लेयर है जो इसके भी चारों तरफ बन गई है, फाइब्रस थीका लेयर। तो थीका लेयर का फॉर्मेशन हो गया है जो प्राइमरी में नहीं था। तो मल्टीपल तो ग्रैन्युलोसा सेल्स हो गए हैं और साथ में थीका लेयर भी बन गई है। दिस इज द सेकेंडरी फॉलिकल। और ये कब फॉर्म होगा, आफ्टर प्यूबर्टी ही हमें मिलेंगे, उसके पहले नहीं मिलते हैं। सो दे कैन बी सीन ओनली आफ्टर प्यूबर्टी। हर मंथ कई सारे प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होंगे। नाउ व्हाट हैपेंस, द नेक्स्ट स्टेज दैट इज टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल में क्या होगा स्टूडेंट्स, अब खूब सारे प्राइमरी फॉलिकल जो सेकेंडरी फॉलिकल बना रहे हैं, अंदर अभी भी प्राइमरी oocyte है, उसमें से मेजॉरिटी तो डाई हो जाएंगे, एट्रेसिक हो जाएंगे। कुछ जो सेकेंडरी फॉलिकल बने हैं उनमें से एक बनेगा टर्शरी फॉलिकल। सो नाउ कम्स द नेक्स्ट स्टेज दैट इज टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल में क्या होगा, ये सब अब प्यूबर्टी के बाद दिख रही हैं हमको स्टेजेस। ऑलराइट, फ्रॉम प्यूबर्टी वी कैन राइट फ्रॉम और आफ्टर प्यूबर्टी। वहां से अब हमें क्या क्या दिखेगा, प्राइमरी फॉलिकल्स तो दिखेंगे ही, प्यूबर्टी तक मिलते हैं वो, और फिर अब वही कन्वर्ट होंगे इन सब स्टेजेस में। टर्शरी फॉलिकल का मेन फीचर क्या होता है कि ये जो ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं ये एक लिक्विड सिक्रीट करने लगते हैं। तो ये यहाँ पर ये थोड़ा थोड़ा हटते जाएंगे और बीच में कैविटी बना देंगे जिसे एंट्रम कहते हैं। ग्रीक लैंग्वेज में एंट्रम का मतलब होता है केव, एक गुफा जिसमें लिक्विड भरा हुआ है। काम क्या है इस लिक्विड का, नरिशमेंट प्रोवाइड करना इस oocyte को। ये तो एक चेंज होगा, अभी भी मल्टीपल लेयर है पर बीच में कैविटी आ गई, एंट्रम। जैसे ही एंट्रम आती है हम टर्शरी फॉलिकल कहते हैं। दूसरा, इस समय पर एक ही टर्शरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, एक ही सेकेंडरी oocyte, बाकी सब मर जाते हैं। तो इस समय पर ये प्राइमरी oocyte अपना मियोसिस कंप्लीट करेगा, हम देखेंगे, और ये बनाएगा सेकेंडरी oocyte। तो टर्शरी फॉलिकल के अंदर प्रेजेंट होगा सेकेंडरी oocyte। सेकेंड चेंज,
थर्ड, जैसे ही सेकेंडरी oocyte बनेगा वो अपने चारों तरफ एक ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर बनाएगा प्रोटेक्शन के लिए। यही ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर होती है स्टूडेंट्स जिसको स्पर्म पहचानता है और इसको पियर्स करके अंदर आता है, और अंदर आने के बाद एक ही स्पर्म अंदर आ पाता है, बाकी रुक जाते हैं ताकि एक ही एम्ब्रियो बने, एक ही जाइगोट बने। वो उसे कहते हैं ज़ोना पेलिसिडा, उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। फोर्थ, ये जो थीका लेयर है ये भी 2 लेयर्स में डिफ्रेंशिएट हो जाएगी। तो बहुत कुछ हो रहा है, आइए देखें क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले तो अब प्राइमरी oocyte ना कहकर इसे कहेंगे सेकेंडरी oocyte। नंबर 1, सेकेंडरी oocyte अपने चारों तरफ एक ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर बना देगा। इसमें कोई सेल्स नहीं है स्टूडेंट्स, ये oocyte ही प्रोड्यूस कर रहा है ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई लेयर। इसके चारों तरफ एक कैविटी बन जाएगी, यही सेल्स एक खाली जगह बना देंगे लाइक दिस, जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, और बाकी चारों तरफ अभी भी वही ग्रैन्युलोसा सेल्स इकट्ठे हैं खूब सारे। हम रफली ड्रॉ करते हैं, इस तरीके से बनाते हैं इनको। तो ये अभी भी खूब सारे हैं, पर बीच में इनके एक खाली जगह बन गई है, एक कैविटी बन गई है, और ये रिमेनिंग वाले होंगे, सब में न्यूक्लियस होगा। नाउ इनके चारों तरफ जो थीका लेयर थी अब वो भी 2 पार्ट्स में बट गई, एक ये जिसे थीका इंटरना कहेंगे, और एक उसके भी चारों तरफ जिसे थीका एक्सटर्ना कहेंगे। यानी सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शरी फॉलिकल में आने पर यहाँ एक थीका लेयर थी, यहाँ पे 2 में ये डिवाइड हो गई है। लेट अस लेबल इट, दिस इज थीका एक्सटर्ना, बाहर की लेयर है, फाइब्रस टिश्यू की बनी है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। दिस इज थीका इंटरना, थीका इंटरना ये ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करती है स्टूडेंट्स। कैसे हम पढ़ेंगे, ये जो कैविटी है दिस इज एंट्रम, और इसके अंदर भरा हुआ है फ्लूइड जिसे कहते हैं लिकर, लिकर मीन्स फ्लूइड, और फॉलिकल के अंदर भरा है तो फॉलिक्यूलाई, सो लिकर फॉलिक्यूलाई इसके अंदर भरा हुआ है। ये जो सारे सेल्स हैं ये हैं ग्रैन्युलोसा सेल्स, अब सो दे आर ग्रैन्युलोसा सेल्स, सेम वही जैसे हैं। और ये जो oocyte है अब ये प्राइमरी oocyte नहीं है, अब ये सेकेंडरी oocyte है। ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है, दैट दिस इज नाउ अ सेकेंडरी oocyte। लेट अस राइट हियर, दिस इज अ सेकेंडरी oocyte, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चेंज। एंट्रम का होना, सेकेंडरी oocyte का होना, ये इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं जो टर्शरी फॉलिकल में ही मिलते हैं, एक ही टर्शरी बनेगा। और इसने oocyte ने अपने चारों तरफ ये जो लेयर सिक्रीट करी है ग्लाइकोप्रोटीन की, इसे कहते हैं ज़ोना पेलिसिडा, ज़ोना पेल्यूसिडा। तो क्या क्या चेंजेस आए, एक तो सेकेंडरी oocyte, एक ज़ोना पेलिसिडा बन गई, एक एंट्रम बन गया, एक थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना, बाकी ग्रैन्युलोसा सेल्स तो हैं ही चारों तरफ। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है टर्शरी फॉलिकल का। आइए इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं, क्या होगा। नंबर 1, सेकेंडरी oocyte इज फॉर्म्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इज फॉर्म्ड। कैसे फॉर्म होगा, मियोसिस से, वो हम पढ़ेंगे। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ नेक्स्ट, this secondary oocyte secretes a glycoprotein layer. Now this secretes glycoprotein layer around itself, अपने चारों तरफ। इस लेयर को कहते हैं ज़ोना पेल्यूसिडा। स्टूडेंट्स ये सेल्स नहीं है इस लेयर में, ये नॉन सेल्यूलर है। ये बहुत क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है ग्रैन्युलोसा लेयर और ज़ोना पेल्यूसिडा में क्या अंतर है। तो ज़ोना पेल्यूसिडा सेकेंडरी oocyte के ठीक बाहर है, इसके चारों तरफ ग्रैन्युलोसा लेयर है, फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस, ये नॉन सेल्यूलर है, ये सेल्यूलर है।
So this is known as zona pellucida, very very important glycoprotein layer, non-cellular, formed by secondary oocyte. यहाँ स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बता दूं कि एक्चुअली ये जो जोना पेलिसिडा है ये प्राइमरी फॉलिकल से ही बनना शुरू हो जाती है, बट एनसीईआरटी बुक में क्लियरली लिखा है कि सेकेंडरी oocyte ही इसे फॉर्म करता है, इसीलिए हम इसे टर्शरी फॉलिकल के अंदर मेंशन कर रहे हैं. बट एक्चुअली ये प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी से बनना शुरू हो जाती है और सेकेंडरी फॉलिकल में भी जोना पेलिसिडा पतली सी विजिबल होती है. बट वी हैव टू गो बाय एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी में क्लियरली लाइन है दैट सेकेंडरी oocyte सिक्रीट जोना पेलिसिडा, और सेकेंडरी oocyte सिर्फ टर्शरी फॉलिकल तक आकर ही बनता है, तो हम इसे सेकेंडरी फॉलिकल तक लिख ही नहीं सकते हैं. सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज अगर आप किसी दूसरी बुक में कुछ और पढ़ें. नाउ यू नोट दिस डाउन, देन वील राइट फ्यू मोर पॉइंट्स. सो नाउ स्टूडेंट्स, इसमें एक तो सेकेंडरी oocyte बन गया, फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर. दूसरा, इस सेकेंडरी oocyte ने जोना पेलिसिडा बना दी. नाउ तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट फीचर जो है टर्शरी फॉलिकल में वो ये है कि fluid filled cavity known as antrum, it starts developing, known as antrum. very very important, antrum अगर दिख रही है या सेकेंडरी oocyte दिख रहा है तो कौन सा फॉलिकल है? टर्शरी फॉलिकल. एक क्वेश्चन आता है. known as antrum starts to develop. किसके बीच में डेवलप हो रही है स्टूडेंट्स? ये कौन से सेल्स के बीच में? ये जो पूरा फुल ग्रैन्युलोसा सेल था इसके बीच में ये यही सिक्रीट कर रहे हैं एक्चुअली इस लिक्विड को, जिसके कारण एक कैविटी बन रही है. सो दिट बिगिंस टू डेवलप बिटवीन ग्रैन्युलोसा सेल्स. सो दिस इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट हैज हैपेंड. एंट्रम बनने लगी है. और आखिरी पॉइंट इसमें, थीका जो है वो 2 लेयर्स में डिवाइड हो गई है. सो थीका differentiates into 2 layers. सब स्ट्रोमल सेल्स हैं स्टूडेंट्स अलग अलग, into 2 layers. एक oocyte को छोड़कर जो कि जर्मिनल एपिथेलियम से बना है, बाकी सब स्ट्रोमल सेल्स ही हैं, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा. सो नाउ थीका डिवाइड्स into 2 layers. Now what are these 2 layers? One is जो आउटर है थीका एक्सटर्ना. So, सबसे बाहर की लेयर पूछी जाती है थीका एक्सटर्ना. नाउ दिस इज आउटर फाइब्रस लेयर. सेल्स ही हैं ये बट फाइब्रस लेयर है, तो काम क्या हो जाएगा इसका? प्रोटेक्शन. नाउ इसके ठीक नीचे या कहें ग्रैन्युलोसा सेल्स के ऊपर, एक ही बात है, ग्रैन्युलोसा सेल के ऊपर और थीका एक्सटर्ना के नीचे, यानी इन दोनों के बीच में है थीका इंटरना. थीका इंटरना. और ये जो होती है स्टूडेंट्स, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये ग्लैंड्यूलर होती है या सिक्रीटरी होती है, हम कह सकते हैं. इट इज सिक्रीटरी लेयर. सेल्स ही हैं ये, सिक्रीटरी सेल्स हैं. क्यों है सिक्रीटरी सेल्स? क्योंकि इसके पास LH के लिए रिसेप्टर्स होते हैं और यहीं पर जो एंड्रोजन्स का फॉर्मेशन होता है, और फिर वही जो एंड्रोजन्स हैं वो ग्रैन्युलोसा सेल्स के अंदर पहुंचाए जाते हैं. ग्रैन्युलोसा सेल्स के अंदर एरोमेटेज एंजाइम होता है जो इन एंड्रोजन को ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट करता है. तो एक तरह से थीका इंटरना और ग्रैन्युलोसा सेल दोनों मिलकर ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन करते हैं. बट हम ये भी कह सकते हैं कि ये ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन कर रहे हैं क्योंकि यहीं पे शुरू में एंड्रोजन्स बनेंगे, वही कन्वर्ट होते हैं ईस्ट्रोजन्स में. सो थीका इंटरना जो है इट हैज़ LH रिसेप्टर्स, और जब इस पे LH रिसेप्टर्स हैं, और हम जानते हैं, हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा है कि LH क्या करता है? एंड्रोजन फॉर्मेशन करता है. सो एंड्रोजन फॉर्मेशन यही होगा, और फिर वो एंड्रोजन्स जो हैं वो भेजे जाएंगे, दे विल बी गिवन टू ग्रैन्युलोसा सेल्स. और ग्रैन्युलोसा सेल्स जो हैं इनके पास में एरोमेटेज एंजाइम है. सो यहाँ पर होगा एरोमेटाइजेशन ऑफ एंड्रोजन्स इनटू ईस्ट्रोजन. ये ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट होंगे ग्रैन्युलोसा सेल्स के अंदर. यानी थीका इंटरना जो है
ये ईस्ट्रोजन सिक्रीशन में रोल प्ले करता है। इट हैज़ अ रोल इन ईस्ट्रोजन सिक्रीशन, इसीलिए हम इसे सिक्रीटरी कह रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछते हैं कौन सी थीका का रोल है, थीका इंटरना का। बट एक्चुअली ईस्ट्रोजन कहाँ से निकल रहा है? थीका और ग्रैन्युलोसा, इन दोनों के मिली भगत से ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है। सो दिस इज अबाउट द टर्शरी फॉलिकल। नाउ ये जो टर्शरी फॉलिकल है, अब ये और डेवलप होगा और फाइनल जो स्टेज होगी दैट इज कॉल्ड ग्राफियन फॉलिकल। सो यू नोट दिस डाउन एंड देन वील सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टर्शरी एंड ग्राफियन फॉलिकल। प्लीज नोट इट। नाउ ये जो टर्शरी फॉलिकल है स्टूडेंट्स, जो सेकेंडरी फॉलिकल से बना है, बर्थ पे कई सारे प्राइमरी फॉलिकल्स थे, वो कई सारे प्राइमरी फॉलिकल्स प्यूबर्टी तक भी पहुंचे। प्यूबर्टी के बाद में कई सारे प्राइमरी फॉलिकल हर मंथ सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होते हैं। वो सेकेंडरी फॉलिकल्स में से फिर एक टर्शरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है और फिर वो टर्शरी फॉलिकल कन्वर्ट होता है नेक्स्ट ग्राफियन फॉलिकल में। सो द नेक्स्ट स्टेज इज ग्राफियन फॉलिकल। सिंगल ग्राफियन फॉलिकल हर महीने एक ओवरी में मिलेगा। ग्राफियन फॉलिकल ये मोस्ट राइप स्टेज है। यही रप्चर होगा, फटेगा और ओवम जो एक्चुअली सेकेंडरी oocyte की स्टेज में है वो फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है, जहां पर फिर अगर स्पर्म मिलता है तो फर्टिलाइजेशन होता है। सो दिस इज द मोस्ट राइपेंड, पका हुआ मोस्ट राइपेंड फॉलिकल ऑफ ओवरी, मोस्ट राइपेंड। ग्राफियन फॉलिकल क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट वॉज डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट डी ग्राफ, तो उनके नाम पर इसे ग्राफियन फॉलिकल नाम दिया गया। डी ग्राफ इन्होंने किया था। कैसा होता है आइए समझें। अब इसमें क्या होता है, जो कैविटी है वो और पूरी सराउंड कर लेती है ओवम को, जो सेकेंडरी oocyte है। तो सेकेंडरी oocyte बिल्कुल साइड में खिसक जाता है। तो सपोज ये सेकेंडरी oocyte है, इसके चारों तरफ जोना पेलिसिडा वो तो रहेगी, ये जोना पेलिसिडा बना दी, ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, कैविटी ने इसको सब तरफ से घेर लिया, ऐसे पूरा बड़ी सी कैविटी बन गई। इस कैविटी के बनने के कारण क्या हुआ, कुछ ग्रैन्युलोसा सेल्स तो यहां अंदर रह गए, इधर ओवम मतलब oocyte, जोना पेलिसिडा और कैविटी के बीच में, और ज्यादातर जो थे वो बाहर रह गए इस तरह से। ये सब ग्रैन्युलोसा सेल्स ही हैं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है। इस तरह से मल्टीपल लेयर्स में। ऑलराइट, नाउ ये फॉलिकल काफी बड़ा हो चुका है अब साइज में, और इनके चारों तरफ वही सेम थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना अभी भी है। सो ये थीका इंटरना हो गई मान लीजिए, और इसके चारों तरफ हम एक और बना देते हैं थीका एक्सटर्ना, जो फाइब्रस लेयर है प्रोटेक्शन देने के लिए। तो ये बन गया हमारा ग्राफियन फॉलिकल। क्या डिफरेंस हुआ, कैविटी ने और कवर कर लिया चारों तरफ से। अगेन इसमें वही फ्लूइड भरा हुआ है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, आइए क्विकली लेबल करते हैं, थीका एक्सटर्ना देन थीका इंटरना। नाउ अब ये कैविटी ने ग्रैन्युलोसा सेल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अगर आप ध्यान से देखिए, एक तो ये थोड़े से ग्रैन्युलोसा सेल्स जो ओवम के चारों तरफ है, सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ बचे हैं, और बाकी जो इस कैविटी के चारों तरफ है। तो अब इनको हमने अलग अलग नाम दे दिया, अलग अलग नामकरण कर दिया इनका, क्योंकि इनकी जगह अलग अलग हो गई है। ये जो चारों तरफ फैले हुए हैं इन्हें अब हम कहते हैं मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा, यानी कि ग्रैन्युलोसा सेल्स की एक मेम्ब्रेन बन गई है कैविटी के चारों तरफ। सो दिस इज नाउ कॉल्ड मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा। वही ग्रैन्युलोसा सेल्स है बट अलग से मेम्ब्रेन की तरह दिख रहे हैं, तो हमने नाम अलग दे दिया। नाउ दिस इज एंट्रम, वही सेम फ्लूइड फिल्ड है। अब
यहाँ पर ये वही है सेकेंडरी oocyte, अभी ओवम नहीं बना है स्टूडेंट्स, अभी भी ये सेकेंडरी oocyte की स्टेज में ही है। इसके ये चारों तरफ येलो वाली कवरिंग ग्लाइकोप्रोटीन की अभी भी वही सेम जोना पेल्यूसिडा है, जोना पेल्यूसिडा। नाउ ये वाले जो सेल्स हैं जिन्होंने oocyte को चारों तरफ से घेर लिया है, ग्रैन्युलोसा सेल्स ही हैं, पर हमने अब इनको नाम अलग दे दिया। इनको कहते हैं स्टूडेंट्स क्यूम्यूलस oophorus, यानी क्यूमुलस मीन्स क्यूमुलेटिव, इकट्ठे हैं ये। oophorus यानी oocyte, सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ, सो क्यूमुलस oophorus। इन्हें ही डिस्कस प्रोलीजेरस भी कहते हैं। नाउ इसके ये वाले जो सेल्स हैं, इतने ये थोड़े से सेल्स जो इन oocyte को इस फॉलिकल की दीवार से कनेक्ट कर रहे हैं, ये वाला जो पैच है, इस पैच को, ये भी ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं, जगह के अकॉर्डिंग नाम अलग अलग दे दिया, इन्हें कहते हैं जर्म हिल, या इसी के ही सेल्स हैं डिस्कस प्रोलीजेरस। अब स्टूडेंट्स कई बुक्स में डिस्कस प्रोलीजेरस को क्यूमुलस oophorus का दूसरा नाम कहते हैं, कई बुक्स में इन तीनों को सेम लिखते हैं। एक्चुअली ये तीनों सेम ही हैं, ये तीनों के तीनों ही oocyte के चारों तरफ वाले सेल्स हैं। उनमें से जो पर्टिकुलरली चारों तरफ है उन्हें क्यूमुलस बोल दिया, और कुछ थोड़े से जो निकल रहे हैं, जो इस oocyte को वॉल से कनेक्ट कर रहे हैं, एक डिस्क की तरह काम कर रहे हैं, एक पहाड़ एक हिल की तरह काम कर रहे हैं, उन्हें हमने ये नाम दे दिया। बट एक्चुअली ये और ये तीनों एक ही चीज़ है, और बाकी जो साइड के हैं वो मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा है। आप टेक्निकली देखें तो ये भी सेम ही है, सारे के सारे ग्रैन्युलोसा सेल्स ही हैं, लोकेशन के अकॉर्डिंग हमने इनको नाम अलग अलग दे दिया, बस इतना सा डिफरेंस हुआ है। सो नाउ लेट्स राइट व्हाट हैपेंस इन द ग्राफियन फॉलिकल। सबसे पहले एंट्रम सराउंड्स oocyte, सराउंड्स द oocyte कंप्लीटली, यानी एंट्रम बहुत बड़ी हो गई है। एक तो ये मेन डिफरेंस हुआ है। नाउ इसके अलावा क्या हुआ है, इसमें ओवम के चारों तरफ जो सेल्स हैं उन्हें कहते हैं क्यूम्यूलस oophorus। तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट लेट अस राइट इट दिस वे ताकि और बेटर क्लियर हो जाए कि इस एंट्रम ने क्या किया है, दिस एंट्रम divides granulosa cells into, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। किस किस में, क्यूमुलस oophorus में, ये क्या है, क्लस्टर ऑफ सेल्स अराउंड सेकेंडरी oocyte, एक तो इसमें बांट दिया, एंड दूसरा क्या कर दिया, चारों तरफ के जो हैं मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा, मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा। तो इस एंट्रम के कारण, इस कैविटी के कारण ग्रैन्युलोसा सेल्स दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए, एक क्यूमुलस oophorus में और एक मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा में, इन दो में डिवाइड हो गए। नाउ क्यूमुलस oophorus के ही या ग्रैन्युलोसा वो सेल्स जो सेकेंडरी oocyte को फॉलिकल की वॉल से अटैच करते हैं, दे आर कॉल्ड डिस्कस प्रोलीजेरस और जर्म हिल। सो व्हाट आर दीज, ये ग्रैन्युलोसा सेल्स ही हैं, या ये कहें क्यूमुलस oophorus के ही सेल्स हैं, सेल्स granulosa cells which connects secondary oocyte with wall of follicle, with wall of follicle. All right,
सो दिस इज द नेक्स्ट चेंज दैट हैज हैपेंड। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो गए हैं। बाकी अगर हम बात करें तो जोना पेल्यूसिडा, देन थीका एक्सटर्ना एंड इंटरना, ये दोनों एज इट इज हैं, एंड लिकर फॉलिक्यूलाई, यानी जो एंट्रम के अंदर लिकर, जो लिक्विड भरा हुआ है, ऑल प्रेजेंट। ये सब कुछ एज इट इज प्रेजेंट है, तो हमने एक ये लाइन में लिख दिया, ये सब एज इट इज है। मेन डिफरेंस ये हुआ है कि एंट्रम बड़ी हो गई, जिसके कारण से ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए, इसी के कुछ सेल्स ने जर्म हिल बना लिया। सो दिस इज द ग्राफियन फॉलिकल विच इज द मोस्ट डेवलप्ड फॉलिकल। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, इस समय तक आते आते अभी तो ईस्ट्रोजन, FSH हार्मोन, ईस्ट्रोजन सिक्रीट हो रहा था, उसके अंडर ये सब कुछ हो रहा था। नाउ सडनली LH हार्मोन बढ़ता है। जब LH बढ़ता है और अभी तक ये लिकर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ये प्रेशर क्रिएट करता है, और जब ये प्रेशर क्रिएट करता है इस LH के कारण, ये और बढ़ता है, तो इस प्रेशर के कारण ये फॉलिकल टूट जाता है, रप्चर कर जाता है, और जैसे ही ये फटता है तो ये सेकेंडरी oocyte इस जोना पेल्यूसिडा और प्लस कुछ थोड़े से अंदर वाले क्यूमुलस ऊफोरस के जो सेल्स हैं उनके साथ इस दीवार से, ओवरी से बाहर निकल जाता है, और बाकी का जो स्ट्रक्चर रह जाता है उसे अब कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, यहां पर ये जो अंदर की लेयर के सेल्स हैं, क्यूमुलस ऊफोरस के ही कुछ सेल्स जो सबसे अंदर हैं, यानी आप ये कह सकते हो जोना पेल्यूसिडा के ठीक बाहर हैं। ये भी ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं, बट जोना पेल्यूसिडा के ठीक बाहर, इन्हें कहते हैं कोरोना रेडिएटा। अब यहां पर एक स्ट्रक्चर हम और लिख रहे हैं, कोरोना रेडिएटा। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब रिलीज होगा तो ये तीनों निकलते हैं, सिर्फ oocyte रिलीज नहीं होता, उसके साथ जोना पेल्यूसिडा और कोरोना रेडिएटा। सो लेट अस राइट, आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम कोरोना रेडिएटा लिख लेते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स, कोरोना रेडिएटा क्या है? क्यूमुलस ऊफोरस के ही सबसे अंदर वाले सेल्स, यानी जोना पेल्यूसिडा के ठीक बाहर वाले सेल्स जो सेकेंडरी oocyte के साथ रिलीज होंगे, इनका मेन काम क्या होता है? वही प्रोटीन, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना टू द ओवम। सो वन मोर स्ट्रक्चर इज देयर, दैट इज कोरोना रेडिएटा इन द ग्राफियन फॉलिकल। क्या है कोरोना रेडिएटा? इट इज द इनर मोस्ट सेल्स ऑफ क्यूमुलस ऊफोरस। और क्यूमुलस ऊफोरस खुद क्या है? वही सेम ग्रैन्युलोसा सेल्स, उनके अंदर सबसे अंदर वाली लेयर, इनर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स लिख देते हैं, ये लेयर है एक, इनर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स ऑफ क्यूमुलस ऊफोरस सराउंडिंग, किसके चारों तरफ है स्टूडेंट्स? ये जोना के, सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ जोना, जोना के चारों तरफ कोरोना रेडिएटा, सराउंडिंग जोना पेल्यूसिडा। ये प्रोटीन्स प्रोवाइड करते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस, ये ग्राफियन फॉलिकल 13th डे तक बनके तैयार हो जाता है। 14th डे पे सडनली LH पीक होती है। नाउ व्हाट हैपेंस, द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज कॉर्पस ल्यूटियम। ग्राफियन फॉलिकल के बाद अगला कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म होता है, पर कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म होने के पहले एक प्रोसेस और होगा, एंड दैट इज ओव्यूलेशन। नाउ व्हाट इज ओव्यूलेशन? ओव्यूलेशन का मतलब है LH पीक करेगा, LH पीक होगा तो ये सेकेंडरी oocyte अलॉन्ग विथ जोना एंड कोरोना रेडिएटा इस दीवार को तोड़कर ओवरी से बाहर फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाएगा। वही फैलोपियन ट्यूब के जो फिम्बरी हैं वो उसको पिक करके फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा देंगे। इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन बोलते हैं। रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एंड रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte अलॉन्ग विथ जोना एंड कोरोना रेडिएटा। सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ है स्टूडेंट्स, अभी भी ओवम नहीं बना है, इसे ओवम नहीं कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवम वर्ड अभी हम यूज नहीं कर रहे हैं, अभी हम इसे सेकेंडरी oocyte ही कह रहे हैं। सो प्लीज इट शुड बी वेरी वेरी क्लियरली अंडरस्टूड। ये क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि जोना पेल्यूसिडा। नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस इज ओव्यूलेशन।
सो व्हाट विल हैपन इन ओव्यूलेशन? देयर इज रप्चर ऑफ, एक तो ये पूछते हैं कौन से फॉलिकल का रप्चर है? ग्राफियन फॉलिकल का, जो सबसे राइपेंड फॉलिकल है, एंड रिलीज ऑफ, किसका रिलीज है, कौन सी स्टेज में? सेकेंडरी oocyte. सो रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte. पर ये अकेला नहीं निकलता, अलोंग विथ इसके चारों तरफ की जोना, पेल्यूसिडा और उनके चारों तरफ के ग्रैन्युलोसा सेल्स यानी कोरोना रेडिएटा इसके साथ. सो दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ ओव्यूलेशन. सो देयर इज रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, पहला क्वेश्चन आता है. और क्या रिलीज होता है? सेकेंडरी oocyte. किसके साथ? जोना एंड कोरोना के साथ. तीसरा क्वेश्चन. अब जब ये रिलीज हो गया तो जो ये तो रिलीज हो गया, जो बचा हुआ हिस्सा है उसे कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम. पहले वो कॉर्पस हैमरेजिकम बनाता है क्योंकि बहुत सारी ब्लड वेसल्स भी टूटती हैं तो ब्लडी ब्लड होता है, तो उसे कॉर्पस हैमरेजिकम कहते हैं, और फिर बनता है कॉर्पस ल्यूटियम. सो द नेक्स्ट स्टेज इज कॉर्पस हैमरेजिकम. पहले बनेगा हैमरेजिकम, ये बहुत थोड़ी सी देर के लिए बनता है, और इसके तुरंत बाद इस स्ट्रक्चर को कहने लगते हैं कॉर्पस ल्यूटियम. नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. कॉर्पस ल्यूटियम. So you note this down, then we'll talk about corpus luteum. So now students, what is happening? जैसे ही oocyte रिलीज हुआ जोना कोरोना के साथ, वैसे ही यही ग्राफियन फॉलिकल क्या कहलाता है? कॉर्पस हैमरेजिकम कहलाता है, और ये तुरंत कन्वर्ट होता है कॉर्पस ल्यूटियम में. ल्यूटियम मतलब येलो, येलो कलर का स्ट्रक्चर. एक्चुअली क्या होता है, जो बचे हुए ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं और थीका सेल्स हैं, अब ईस्ट्रोजन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब oocyte का डेवलपमेंट नहीं कराना है, तो ये तुरंत इनका ल्यूटिनाइजेशन हो जाता है. LH के अंडर ही हो रहा है, LH का नाम ही है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. तो ये ल्यूटिन सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट करने लगते हैं. तो कॉर्पस ल्यूटियम से अब सिक्रीट होगा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों हो रहा है इसको हम अभी समझते हैं. सो कॉर्पस ल्यूटियम is the next stage. Now इसको येलो बॉडी भी कहते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. येलो बॉडी. नाउ दिस इज फॉर्म्ड आफ्टर ओव्यूलेशन फ्रॉम रिमेनिंग ग्रैन्युलोसा एंड थीका सेल्स. जो भी कुछ बचा है एंड थीका सेल्स, जो पहले सबसे पहले जो बचे हुए हैं उन्हें हम कॉर्पस हैमरेजिकम बोलते हैं क्योंकि यहाँ पूरा ब्लड ब्लड हो जाता है रेजिकम, और फिर वही ल्यूटिन सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. एक्चुअली ग्रैन्युलोसा और थीका सेल्स जो हैं दे कन्वर्ट्स इनटू ल्यूटिन सेल्स. ये सब LH के अंडर हो रहा है. जब हम हार्मोनल कंट्रोल पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे. दिस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ LH हार्मोन. दे गेट्स कन्वर्टेड इनटू ल्यूटिन सेल्स. ल्यूटिन का मतलब है येलो. सो ये कैसा स्ट्रक्चर है? इट इज अ येलो कलर्ड ग्लैंड्यूलर स्ट्रक्चर क्योंकि यहाँ से सिक्रीशंस होंगे प्रोजेस्टेरॉन के. सो इट इज अ येलो बॉडी एंड इट इज ग्लैंड्यूलर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्या सिक्रीट करेगा ये सिक्रीट करता है, इट सिक्रीट्स मेनली प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, थोड़ा सा लिटिल ईस्ट्रोजन हार्मोन. मेनली तो ईस्ट्रोजन हार्मोन कौन रिलीज कर रहा था? ग्राफियन फॉलिकल तक रिलीज हो रहा था, और साथ में एक और हार्मोन रिलीज करता है जिसे रिलैक्सिन हार्मोन कहते हैं. ये सब हार्मोन्स ये रिलीज करता है, बट मेन जो करता है वो प्रोजेस्टेरॉन करता है. लिटिल ईस्ट्रोजन एंड रिलैक्सिन हार्मोन. क्या हो रहा है एक्चुअली स्टूडेंट्स? तैयारी हो रही है प्रेगनेंसी के लिए. ओवम जो सेकेंडरी oocyte है वो फैलोपियन ट्यूब में पहुंच गया है. अगर उसे स्पर्म मिल गया
फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, वो एम्ब्रियो बन के यूट्रस तक पहुंच गया, तो यूट्रस भी तो तैयार रहना चाहिए उसे रिसीव करने के लिए, उसे नरिशमेंट देने के लिए। तो यहाँ ओवरी में क्या हुआ है, प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीट होने लगता है, और ये प्रोजेस्ट्रॉन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि ये यूट्रस के एंडोमेट्रियम की थिकनिंग को बढ़ा देता है। साथ में जो ट्यूब्यूलर ग्लैंड्स थे उन्हें कॉर्क स्क्रू शेप ग्लैंड्स में कन्वर्ट कर देता है, ताकि वो यूट्राइन मिल्क सिक्रीट करने लगे, ताकि जब एम्ब्रियो आए तो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड हो सके। तो ये सब कुछ प्रोजेस्ट्रॉन के कारण हो रहा था, वो प्रोजेस्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम 8 से 10 दिन तक रहता है, वेट करता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये वर्क करेगा, प्रोजेस्ट्रॉन विल बी रिलीजिंग। बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो 8 to 10 डेज के बाद में ये कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे रिग्रेस हो जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा और ये वाइट कलर की बॉडी बनाएगा। अब इसमें से कोई हार्मोन का सिक्रीशन नहीं होगा, तो ये नॉन ग्लैंडुलर पार्ट कहलाएगा। दैट पार्ट, दैट बॉडी, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कॉर्पस एल्बिकन्स। एल्बिकन्स, एल्बिकन्स का मतलब ही होता है वाइट बॉडी। सो दिस इज वाइट बॉडी और ये है नॉन ग्लैंड्यूलर, यहां से कोई हार्मोन सिक्रीट नहीं होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। सो दिस इज नॉन ग्लैंड्यूलर। ऑलराइट, सो वाइट बॉडी और नॉन ग्लैंड्यूलर, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। कॉर्पस एल्बिकन्स इज वाइट बॉडी एंड कॉर्पस ल्यूटियम इज येलो बॉडी। डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। ये किससे बना है? ओव्यूलेशन के बाद बना है। किससे? ग्राफियन फॉलिकल से। रिमेनिंग थीका सेल्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ये किससे बनेगा? ये बनेगा कॉर्पस ल्यूटियम के डीजेनरेट होने के कारण। सो आफ्टर 8 to 10 days corpus luteum converts into corpus albicans. Albicans, we can write it degenerates into corpus albicans if there is no fertilization. If no fertilization, अगर fertilization हो गया तो फिर ये मेंटेन रहता है। एक हार्मोन निकालते हैं HCG बॉडी, जिसके कारण ये कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहता है। अदरवाइज यही कॉर्पस ल्यूटियम से कॉर्पस एल्बिकन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। सो दीज आर टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ऑलराइट, नाउ स्टूडेंट्स यू नोट दिस डाउन एंड देन वी विल ड्रॉ अ कंप्लीट डायग्राम जिसमें हम इन सभी इवेंट्स को एक साथ दिखाएंगे। प्लीज नोट दिस डाउन। सो नाउ स्टूडेंट्स, हमने जो भी कुछ पढ़ा है आइए हम उसको एक बार डायग्रामेटिक फॉर्म में सब अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सो नाउ लेट्स ड्रॉ अ कंप्लीट डायग्राम ऑफ द ओवरी with all the follicles in the various stages. All right, so now let's draw it. अब हम यहाँ एक बड़ा सा ओवरी का सेक्शन ले रहे हैं like this. All right, सबसे पहले ये कॉर्टेक्स एरिया है, यहाँ जर्मिनल एपिथेलियम होगी सबसे चारों तरफ। वी आर नॉट ड्रॉइंग इट। यहाँ से प्राइमरी oocyte बन गया होगा, प्राइमोडियल फॉलिकल बना होगा। हमें प्यूबर्टी पर जो दिखेगा एट प्यूबर्टी, यहाँ से शुरुआत होगी। सबसे पहला फॉलिकल जो बनता है दैट इज प्राइमरी फॉलिकल, जिसमें प्राइमरी oocyte होगा और चारों तरफ एक सिंगल लेयर होगी ग्रैन्युलोसा सेल्स की जो क्यूबॉइडल है। सो दिस इज प्राइमरी oocyte, सॉरी प्राइमरी फॉलिकल, फर्स्ट स्ट्रक्चर फॉर्म्ड। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि FSH बढ़ा है। सो अंडर इंक्रीज्ड FSH इट विल बी फॉर्म्ड। नाउ दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू, अगेन FSH बढ़ता जा रहा है जिसके कारण से अब सेकेंडरी oocyte बनेगा, सॉरी सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, यानी मोर नंबर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स और साथ में सिंगल लेयर ऑफ थीका सेल, सिंगल थीका लेयर, एंड दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज सेकेंडरी फॉलिकल। इसमें क्या क्या दिखेगा? अगेन अभी भी ये प्राइमरी oocyte है, ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं और थीका की सिंगल लेयर है। नाउ अगेन
FSH, बढ़े हुए FSH के अंडर ये कन्वर्ट होगा कोई एक टर्शरी में। टर्शरी में हमें क्या दिखेगा, अब ये सेकेंडरी oocyte बन जाएगा और इसके चारों तरफ स्टूडेंट्स जोना पेल्यूसिडा फॉर्म हो जाएगी और साथ में एंट्रल कैविटी भी फॉर्म हो जाएगी, प्लस बहुत सारे खूब सारे ग्रैन्युलोसा सेल्स तो अभी भी हैं ही, लेट्स ड्रॉ देम लाइक दिस, और साथ में इनके चारों तरफ अब दो लेयर्स बन जाएंगी, थीका इंटरना and theca externa. Let's quickly label them. This is theca externa, theca interna. ये granulosa cells हैं, ये antrum. These are the granulosa cells. Zona pellucida फॉर्म हो गई है और अब जो oocyte है वो सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte, यानी मेन चेंजेस को हम अंडरलाइन कर देते हैं, केवल सेकेंडरी oocyte फॉर्म हो गया, जोना पेल्यूसिडा फॉर्म हो गई, एंट्रम फॉर्म हो गई और इंटरना एक्सटर्ना अलग अलग फॉर्म हो गया। सो दिस इज द टर्शरी फॉलिकल। नाउ ये टर्शरी फॉलिकल और ग्रो करेगा और फाइनली ये अभी भी इंक्रीज्ड FSH के कारण ही हो रहा है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा है, अब बनेगा ग्राफियन फॉलिकल। चारों तरफ अभी भी जोना पेल्यूसिडा है, लेकिन अब कैविटी ने पूरी तरह से इसे घेर लिया है, तो अब कुछ सेल्स क्यूमुलस ऊफोरस बन गए, चारों तरफ के अंदर वाली लेयर कोरोना रेडिएटा हो जाएगी और बाकी ये मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा कहलाएंगे जो चारों तरफ हैं, लाइक दिस। और साथ में थीका इंटरना और एक्सटर्ना अभी भी मेंटेन्ड है। थीका इंटरना जो ईस्ट्रोजन रिलीज कर रही है ग्रैन्युलोसा सेल्स के साथ मिलकर, और एक्सटर्ना जो प्रोटेक्शन दे रही है। आइए हम क्विकली लिख लेते हैं, दिस इज मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा लेयर, नाउ दिस इज एंट्रम, लिकर फॉलिकुलाई भरा हुआ है, दिस इज क्यूम्यूलस ऊफोरस, इसी के अंदर वाली सबसे अंदर की लेयर इज कोरोना रेडिएटा एंड दिस इज जोना पेल्यूसिडा, और अंदर इसके है सेकेंडरी oocyte, और थीका इंटरना एक्सटर्ना हम लेबल नहीं कर रहे हैं, वो तो हैं ही ऑलरेडी। और ये वाले जो सेल्स हैं जो इन्हें कनेक्ट कर रहे हैं, दिस इज जर्म हिल और डिस्कस प्रोलीजेरस। नाउ ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज ग्राफियन फॉलिकल, मोस्ट मेच्योर फॉलिकल। अब स्टूडेंट्स इस समय पर LH बढ़ेगा, और जब LH बढ़ेगा देयर विल बी इंक्रीज इन LH। दिस इज अ चेंज, अभी तक FSH के अंडर हो रहा था फॉलिकल का डेवलपमेंट, जैसे ही LH बढ़ेगा तो क्या होगा, ये oocyte विथ जोना पेल्यूसिडा एंड सम कोरोना रेडिएटा सेल्स रिलीज हो जाएगा ओवरी की वॉल को तोड़कर। तो ये ओवरी की वॉल रप्चर हुई इस तरह से, ये रप्चर हो गई। ऑलराइट, तो क्या क्या स्ट्रक्चर निकला है, सेकेंडरी oocyte विथ जोना पेल्यूसिडा विथ कोरोना रेडिएटा, और इस रिलीज को, ये जो ग्राफियन फॉलिकल फूटा और ये रिलीज हुआ, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन किसके कारण हो रहा है स्टूडेंट्स, LH के बढ़ने के कारण। और जब इधर ओव्यूलेशन हुआ तो जो बचा हुआ ग्राफियन फॉलिकल है वो पहले कन्वर्ट होगा कॉर्पस हेमरेजिकम में, खूब सारा ब्लडी ब्लड लाइक दिस। ये अभी अभी फॉलिकल रिलीज हुआ है, रप्चर हुआ है, सो दिस इज कॉर्पस हेमरेजिकम। बहुत थोड़ी सी देर के लिए बनता है ये स्ट्रक्चर हेमरेजिकम, ये सब LH के कारण ही हो रहा है। अब ये कॉर्पस हेमरेजिकम जो है, इसी LH के कारण ये कन्वर्ट हो जाएगा एक ग्लैंड्यूलर स्ट्रक्चर में जो येलो कलर का है, लाइक दिस, लाइक दिस। दिस इज कॉर्पस ल्यूटियम या येलो बॉडी।
जो कि मेनली प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करेगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाकी वो ईस्ट्रोजन और रिलैक्सेंट तो करेगी ही। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इफ नो फर्टिलाइजेशन, अगर हुआ तब तो यहीं तक बना रहेगा, लेकिन अगर नहीं हुआ देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू बिल्कुल छोटी सी नॉन ग्लैंड्यूलर बॉडी। दिस इज कॉर्पस एल्बिकन्स और द वाइट बॉडी। वाइट बॉडी, ये जो पूरा पार्ट है यहां से लेके यहां तक, इसमें लगते हैं 8 to 10 डेज और 8 to 9 डेज वी कैन से। और ये है स्टार्टिंग पार्ट। सो स्टार्ट हुआ यहां से, दिस इज द फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, फिफ्थ है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के बाद कॉर्पस हैमरेजिकम, कॉर्पस ल्यूटियम एंड कॉर्पस एल्बिकन्स। सो इट्स अ कंप्लीट डायग्राम, इसमें हमने सब कुछ दिखा दिया। और ये जो रिलीज हुआ oocytes के साथ जोना और कोरोना है, ये दोनों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड हाउ things are going inside the ovary, all the follicles, everything. Now in the next class we'll talk about how this secondary oocyte और इससे ovum, यानी कैसे oogonia से primary oocyte, उससे secondary oocyte, ये सब कुछ कैसे form हुआ होगा, that we'll talk in the next class. Till then, a very happy learning and have a good day. Thank you.